नमस्कार। आगे बढ़ते हैं, पाठ संख्या 276 की बात करते हैं। पाठ संख्या में वृद्धि हो रही है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही होगी। मिथुन लगन तक हम लोगों ने सीख लिया कि मिथुन लग्नों में नवो ग्रह यदि 12 भावों में से कहीं भी स्थित हो तो क्या फल करता है और कैसे फल करता है और हम फल को कैसे समझेंगे। अब हम लोग कर्क लगन में पहुंच चुके हैं और इस तरह से यदि हम 12 लग्नों की जानकारी ले लेंगे तो किसी भी लग्न के पत्रिका को पढ़ना हमारे लिए कितना सरल हो जाएगा, ये हम और आप दोनों समझ पा रहे हैं। तो आज बात करेंगे कर्क लग्न में सूर्य की, और ये कर्क लग्न का पहला पाठ है। तो 16 से 18 पाठ तक एक लग्नों में होगा आपके लिए। ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी हम प्रयास करते हैं कि 10-12 मिनट का ही पाठ आपको प्राप्त हो, लेकिन यदि आप रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कर्क लग्न है, सबसे पहले लग्न को जानिए और लग्न के गुण स्वरूप को भी जान लेना चाहिए। कर्क लग्न है, चर लग्न है, ये जल तत्व का स्वामित्व रखते हैं, ये सौम्य राशि है, ये सम राशि है। तो गुण स्वरूप अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि आप इतने तत्वों को समझेंगे तो आपको अपने आप इनके गुण स्वरूप समझ में आ जाएंगे। अब इनके स्वामी ग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। तो चंद्रमा के भी गुण स्वरूप को हमको याद रखना है। तो जातक का जो आचरण होगा, जो शारीरिक बनावट होगी, वो चंद्रमा के अनुकूल होगी, चंद्रमा का प्रभाव होगा विशेष। अब यदि और कोई ग्रह यहाँ स्थित हो जाए तो किस तरह से परिवर्तन होगा, इसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य को सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। अब याद क्या क्या रखना है कि सूर्य की बात प्रारंभ हो गई। तो सूर्य कैसे ग्रह हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं? हमारे पास प्रश्न आता है कि सर सूर्य तो ग्रहों का राजा है, हम लोग इसको देवता के समान पूजते हैं, तो फिर अशुभ ग्रह क्यों कहते हैं? तो शनि भी देवता के समान पूजे जाते हैं और उनको भी न्याय का देवता कहा गया है, तो हम अशुभ क्यों या पापी क्यों कह देते हैं? तो चलिए, चर्चा इसकी नहीं है। ये क्षत्रिय हैं, ये राजा हैं, तो इनके अंदर क्रूरता आती ही है और अनुशासन बनाए रखने के लिए हमेशा दंड का प्रयोग करते हैं, इसलिए भी इनको अशुभ ग्रह कहा गया है। ऐसा मान करके आप लोग आगे बढ़िए। अब इस पत्रिका में सूर्य कहाँ का स्वामी है, ये ध्यान रखना है। तो इस पत्रिका में सूर्य दूसरे अर्थात धन के स्वामी है। कर्क लगन में धन का दायित्व किसके पास आ गया? सूर्य के पास। और हम हमेशा कहते हैं, हम अपनी व्याख्या में, कि हम कभी भी काल पुरुष की पत्रिका को नहीं भूलें। और काल पुरुष की पत्रिका में सूर्य कहाँ का स्वामी है? पंचम का। इतना बात हमको हमेशा याद रखना है। आगे फिर बढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि क्या अच्छा और क्या बुरा। तो अब हम सबसे पहले तो लग्न की बात करेंगे। तो सूर्य लग्न में आ गया। अब ये कारक भावनाशाय की बात हम न करें, इतना ही करें कि अशुभ ग्रह है तो लग्न में स्थित हो गया तो वो बहुत भला नहीं कर रहा। अब सूर्य क्रोध देने वाला ग्रह है तो जातक को क्रोधी जरूर बना देगा। अब ये पंचम काल पुरुष में समझिएगा, पंचम के स्वामी लगन में है तो संतान के लिए अच्छा कह देंगे, ज्ञान विज्ञान के लिए अच्छा कह देंगे, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा कह देंगे। क्या धनेश अपने से 12वां है तो आपको भावार्थ रत्नाकर में और कोई भी योग हमने बताया था, वो वहां पढ़िएगा आप, जिससे निर्धन योग की भी चर्चा यहां कर गए थे। क्यों? क्योंकि ये अपने से 12वां भी तो है। ऐसे जातक
को धन की हानि हो सकती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब सूर्य की दृष्टि की बात कर लें, वो धनेश हो, भाग्येश हो, पंचमेश हो, कोई भी हो, तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह हो, कर्क लगन के लिए चंद्रमा के मित्र हो, उसके बावजूद भी अपने दृष्टि से परिणाम शुभ नहीं देंगे और सूर्य में अलगावकारी परिणाम देने का सामर्थ्य होता है। तो जिस स्थान को देखेंगे उस स्थान से प्राप्त शुभ फलों से आपको दूर रखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ स्थित सूर्य लग्न में और सप्तम स्थान को दृष्टि दे रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि सप्तम स्थान से हम लोग किस किस चीज की बात करते हैं। सबसे पहले दाम्पत्य सुख की बात करते हैं। ये स्त्री जातक की पत्रिका हो, पुरुष जातक की पत्रिका हो, सप्तम से दाम्पत्य की बात करेंगे। स्त्री की हो तो पति की बात होगी, पुरुष जातक की हो तो पत्नी की बात होगी। हम अपने साझेदार की बात करते हैं, अर्थात पार्टनर की बात करते हैं, जो व्यवसाय में आपके साथ हो। हम यहां से लंबी यात्रा की बात करते हैं और वैसी यात्रा जिसको करने से आपको लाभ प्राप्त हो। तो अब सूर्य की दृष्टि यहां पड़ती तो हम ये नहीं कहेंगे ये शत्रु राशि को देख रहा है तो ज्यादा खराब करेगा। वो ज्यादा और कम खराब नहीं करता, खराब तो बराबर ही करता है। तो सप्तम को देखेगा, सप्तम से संबंधित परिणामों में कमी करेगा, जातक को दाम्पत्य सुख की कमी होगी, पार्टनर के साथ व्यवसाय करने में परेशानी होगी, लंबी यात्राओं से कष्ट उठाने वाला होगा, ऐसा हम लोग कहें। तो पहले स्थान में सूर्य को रख के हम लोगों ने समझ लिया। अब सूर्य के कारकत्वों के आधार पर ही फल का निर्माण होता है और हमेशा जिस भाव को प्रभावित करता है। अब ये जब हम प्रभावित की बात करें तो आप संबंध की, दृष्टि की, सबको समझिए। अब यहाँ स्थित था तो स्थिति से प्रभावित कर रहा था और यहाँ देख रहा था तो दृष्टि से प्रभावित कर रहा था। तो कोई भी ग्रह जिस स्थान को प्रभावित कर रहा हो उस स्थान से संबंधित फल ही प्राप्त होंगे। जिसका स्वतंत्र कारकत्व रखता हो ग्रह उससे संबंधित फल प्राप्त होंगे। जिस स्थान का स्वामित्व रखता हो उससे संबंधित फल प्राप्त होंगे। जिसके साथ संबंध बना रहा हो उससे संबंधित फल प्राप्त होंगे। तो ये हमको और आपको पता है। अब देखिए दूसरे स्थान में स्थित है तो दूसरे को प्रभावित कर रहा है। अब स्वराशि का हो जाने से दूसरे स्थान के लिए हम लोग क्या कहेंगे, शुभ कह देंगे। अब यहां अनुशासित वाणी होगी, वाणी तेज होगी क्योंकि सूर्य है, लेकिन उसमें अनुशासन होगा। कुटुंबों के साथ भी अनुशासित आचरण होगा। अब यहां कहेंगे कि आप हमेशा अनुशासित क्यों बोल रहे हैं। आप देखते होंगे आपके परिवार में कोई भला करने वाला है, आप जानते हो इंसान बड़ा अच्छा लेकिन बोलता बहुत तेज है, कभी गलत बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन करता सबका वही है। तो ये हो गया दूसरे स्थान में सूर्य स्वयं के राशि में होने से। धनवान होंगे, संस्कारी होंगे, क्योंकि धन की बात यहीं से, संस्कार की बात यहीं से। लेकिन यहां स्थित होकर के सूर्य की दृष्टि कहां जा रही है, 8वें स्थान के ऊपर। तो 8वें स्थान में कौन सी राशि है, शनि की है। शनि शत्रु है, इसको हम जाने या न जाने, लेकिन यहां से जब 7वीं दृष्टि से, ये सीधी दृष्टि से 8वें स्थान को देखेंगे तो आयु की हानि करेंगे। शोध के कार्यों में, रिसर्च के कार्यों में, पुरातत्व के कार्यों में आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। ध्यान साधना आदि करने में आपका मन नहीं लगेगा। अब ये हमारी पत्नी है, हमारी पत्रिका मान लीजिए, तो ये उसके कुटुंब है दूसरा स्थान, तो अर्थात ससुराल के कुटुंबजनों से विरोध होगा। अपने कुटुंबजनों के लिए तो अच्छा हो गया,
तो हम कितने चीज़ों को समझ सकते हैं, अष्टम से, धन से, सूर्य से। अगर हम इतना समझ पाए तो भावाश्रय फल तो स्वतः निकलना शुरू हो जाएगा। अब सूर्य यदि तीसरे स्थान में हो, हम काल पुरुष की चर्चा भूलते रहते हैं, आप लोग अपने हिसाब से काल पुरुष की चर्चा भी करिए, और यदि आपको नोट्स तैयार करने की इच्छा हो तो वो भी करते रहिए, और वहाँ यदि हम भूल भी जाएं तो आप मत भूलिए, आप काल पुरुष की चर्चा हमेशा अपने ध्यान में रखिए। अब सूर्य तीसरे स्थान में, हम लोग जानते हैं सूर्य द्वितीयेश है, ये जानते हैं ये कर्क लगन की पत्रिका है, ये भी जानते हैं कि सूर्य तीसरे स्थान में बलवान होते हैं। अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों में बलवान होते हैं, उसके कारकत्वों की वृद्धि होगी। तो ऐसे में चूंकि ये बाहुबल का स्थान है, तो जातक, इस लग्न के ऊपर, इस जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जातक सूरवीर होगा, बाहुबली होगा, साहसी होगा, परिश्रमी होगा, पराक्रम की कमी नहीं होगी, खेल कूद में रुचि होगी। लेकिन चूंकि ये सूर्य है, भाई बहनों का विचार यदि करना हो तो यदि भाई बहन हो, अर्थात एक ही प्रभाव है तो भाई बहन होने की संभावना होती है। यदि दो प्रभाव कम से कम ऐसे सेपरेटिव इफेक्ट वाले हो जाएं, जैसे कि यहाँ बैठ के शनि भी देख ले और सूर्य यहाँ स्थित होता है, तो उसके छोटे भाई बहन नहीं होते। और अगर छोटे भाई बहन हो तो उसके ऊपर अपना दबाव बना के रखते, नौकर चाकर के ऊपर दबाव बना के रखना। तो ये सूर्य के स्वयं के गुण के अनुसार तीसरे स्थान के फल को किस तरह से परिवर्तित करता है, क्या अच्छा करता और कहाँ क्या खराब कर जाता है, इसको जानना जरूर। अब सूर्य यहाँ से बैठ के नवम स्थान को, सीधे भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहा है, तो भाग्य की वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि गुरु की राशि है। हम ऐसा नहीं कहते। यहाँ पिता से मेल जोल में कमी होगी। हम लकी इंसान नहीं कह जाएंगे, लक हाउस के ऊपर इसकी दृष्टि नहीं अच्छी। धर्म कर्म के क्षेत्र में हमको मन नहीं लगेगा, धार्मिक पुस्तक पढ़कर हम आनंद प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये बात है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन हमारे कुछ ज्योतिषाचार्यों ने इसको मित्र राशि को दृष्टि मानकर नवम से शुभ फल की बात करते हैं और कल्पना करते हैं, लेकिन हम इसको नहीं मानते। ये हमारे अपने विचार हैं। और जो शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, जो शास्त्रीय पुस्तक है, उसमें से ही ये संकेत प्राप्त होता है कि अशुभ ग्रह किसी भी स्थान को देखेंगे तो उस स्थान से प्राप्त फलों की हानि जरूर समझनी है। अब यहां से हम लोग देख लिए। अब ये काल पुरुष में पंचम का स्वामी होता है, सिंह राशि यहाँ स्थित होती है। इसका स्वामित्व किसको प्राप्त है? सूर्य को। लग्न से तीसरा है, धन से दूसरा है, काल पुरुष में जहाँ से स्थान प्राप्त होता है उससे एकादश है, तो तीसरे में सूर्य है। तो कोई परेशानी नहीं। ऐसे में जातक का संतान भी साहसी और बलवान हो और वो भी अपने जीवन में तरक्की करे, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अब सूर्य यदि चौथे स्थान में स्थित हो तो क्या फल होगा? अब चौथे स्थान में सूर्य को देखते ही, और कर्क लगन में तो कम से कम सभी ज्योतिषियों का एक ही भाव आएगा कि ये सूर्य नीच का हो गया। और हमने कहा है कि नीच और उच्च पर बहुत नहीं जाना है। भौगोलिक घटना है, वो घटित होगा ही, कभी नीच का तो कभी उच्च का ग्रह तो होंगे ही। अब नीच के बैठे तो उच्च की दृष्टि से देखते हैं। ये हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि कोई भी ग्रह जहाँ नीच का बैठेगा, कोई भी ग्रह किसी भी परिस्थिति में नीच स्थान में यदि स्थित हो तो सातवीं दृष्टि सबको होती है, 180 डिग्री सभी देखेंगे, और उतने पे जाके वो उच्च के हो जाते हैं। तो क्या फल
ये बताना क्यों जरूरी और इससे कोई लाभ नहीं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य अशुभ ग्रह है, चतुर्थ स्थान में आया। दिग्बल अगर आप यहाँ समझना चाहें तो अच्छा है, दिग्बली यहाँ होते हैं दशम में, तो दिग्बल शून्य है, तो 1-6 में से 1 बल, आप समझ सकते हैं 15% से ज़्यादा ताकत, इसका नुकसान हो गया। यहाँ उच्च का होता है तो यहाँ नीच का हुआ तो 3 से 4% ही बल कमजोर हुआ, लेकिन दिग्बल से ज़्यादा होता, लेकिन दिग्बल की चर्चा कोई नहीं करते, उच्च नीच की चर्चा सभी करेंगे। तो चलिए, ये दिग्बल शून्य भी है और उच्च बल शून्य भी है, इसको भी हम लोग भूल जाएं। हम लोग अभी भावाश्रय फल को पढ़ रहे हैं। तो सूर्य चतुर्थ में है तो चतुर्थ की हानि बताएंगे, अर्थात ये अपने मातृ स्थान से दूर हो, जहाँ जन्म लिया उससे बाहर जाकर के तरक्की मिले। माता के सुख में कमी हो, ऐसे में यदि शनि की भी दृष्टि हो और सूर्य शनि में से किसी की दशा बचपन में आ गई हो तो माता जी के सुख की कमी अर्थात माता से का सानिध्य वहीं समाप्त हो जाता है। भूमि भवन मकान आदि का भी परेशानी रहता है, जब घर से दूर रहेंगे तो जब अपना घर खरीदेंगे तब होगा, जब तक तो वो भटकते ही रहेंगे, आज इस घर में कल उस घर में, किराए के मकान में। अब यहाँ से हम सुख की भी बात कर लेते हैं, और वो सुख क्योंकि ये केंद्र के चारों स्थानों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। माता के गोद से निकलते ही हमको घर चाहिए, वाहन के रूप में गाड़ी चाहिए। अभी तक तो हम माता पिता के द्वारा दिया जा रहा हो भोजन प्राप्त करते थे, और अब स्वयं भोजन की तलाश है, तो खुद से अपना इनकम अच्छा हो तभी तो हम भोजन खरीद के खा सकते हैं, अन्न खरीद के खा सकते हैं। और अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? तो खेत खलिहानों से। तो खेत खलिहान की भी बात होती है कि क्या उसका सुख है। तो वैसे सभी सुखों को यहाँ से देखते हैं तो सभी सुखों में कुछ न कुछ हानि यहाँ सूर्य स्थित होकर के करेंगे। अब ये पंचमेश है काल पुरुष की पत्रिका में, और अपने से 12वां जाना अर्थात 5वें स्थान के लिए ठीक नहीं। विवेक की कमी होगी, प्रेम संबंध में परेशानी होगी, संतान पक्ष के लिए अच्छा नहीं कहेंगे, बड़ा व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए अच्छा नहीं कहेंगे। तो ये सब समझना है। अब लग्न से चतुर्थ है तो चलिए अच्छा है, दूसरे स्थान से तीसरा है तो अपने पराक्रम, अपने ही मेहनत से, धन से तीसरा है तो अपने ही मेहनत से धन कमाएंगे, अर्थात पैतृक धन बहुत नहीं होगा। आप देख ही रहे इस स्थान से हानि है। अब जब ये दशम को देखेंगे तो क्या कहेंगे कि करियर बहुत उफान पे रहेगा। करियर उफान पे रहेगा तो सुख तो मिलेगा ही, धन तो मेरे पास आएगा ही। तो ऐसा विरोधाभास व्याख्या कैसे? तो सूर्य जब दशम को देखेगा तो हम अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग पूर्वक नहीं रह पाएंगे, हम अपने पद से विमुक्त होते रहेंगे। अर्थात देखते होंगे कि 10 साल में 5 बारी जॉब पकड़ा। सरकारी नौकरी में आज यहाँ ट्रांसफ़र, कल वहाँ ट्रांसफ़र, आज डिपार्टमेंट चेंज, आज फाइल, ये आपको नहीं देखना, वो वाली फाइल देखिए आप। ऐसी समस्याएं हमेशा आते जाते रहती हैं। तो ये समझना होगा आपको कि सूर्य अशुभ ग्रह है और दृष्टियों में अशुभता है, उच्च दृष्टि, नीच दृष्टि। भावाश्रय फल की चर्चा सबसे अधिक भृगु संहिता में ही है, लेकिन उसमें जो ये इन दृष्टियों की बात कर गए हैं, तो जो प्राप्त मार्केट में अभी आपके पास पुस्तक है भृगु संहिता, उसको हम सिरे से नकारते हैं और 100% हम कहते हैं कि वो उचित नहीं है आपके लिए पढ़ना। अगले पाठ में हम लोग 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें की बात करेंगे। पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो जाए, निसंकोच फोन कीजिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत कम परेशानी हो, अधिक भी हो तो भी संकोच न करें। और यदि कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो समय लेकर के ही बात करें, यही उचित होगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।